हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग समास का फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। समास हम लोग का व्याकरण का फर्स्ट हम लोग समास को ही शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समास देख रहे हैं। तो समास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे समास का परिभाषा देखेंगे और समास कितने टाइप के होते हैं उसको देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ समास का उदाहरण को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक कौन कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम लोग समास को देखने वाले हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। तो समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, समास दो शब्दों से मिलकर है। वो दो शब्द कौन कौन है। समास में सबसे पहले है सम और दूसरा शब्द आस है। समास का पहला शब्द क्या है, सम प्लस आस, दोनों मिलकर समास बनाते हैं। तो सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है उचित या उपयुक्त। सम का अर्थ क्या होता है, उचित या उपयुक्त। उचित या उपयुक्त सम का अर्थ हो गया। और आस का अर्थ क्या होता है, नजदीक आना यानी पास आना। नजदीक, पास आना ही लिख देते हैं, पास आना यानी उचित या उपयुक्त शब्दों का पास आना। कोई बड़ा सा शब्द है उसको छोटा रूप में लिखना समास कहलाता है। या उचित या उपयुक्त शब्दों का पास आना को हम लोग समास बोल देते हैं। कोई बड़ा शब्द है जैसे रसोई का घर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई का घर, उसको हम छोटा रूप में क्या बोलते हैं, रसोई घर को रसोई का घर। तो बीच में का जो का था वो गायब हो जा रहा है। तो हम लोग यहीं पे समास देखने वाले हैं, यानी छोटे रूप में लिखना को हम लोग समास करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे समास कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं समास की विशेषताएं। समास में क्या क्या विशेषता होती है। तो हम लोग देखते हैं समास में क्या क्या विशेषता होती है। अब हम लोग समास का परिभाषा देखते हैं, आखिरकार समास होता क्या है। तो समास को देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ यानी अर्थ क्या होता है, उसका छोटा रूप। यानी कोई भी बड़ा शब्द है उसको हम छोटा करके लिखने को हम समास बोलते हैं। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा रूप होता है। या जब दो या दो से अधिक शब्द, जैसे मैंने बताया था रसोई घर, तो रसोई है और घर है, तो उसमें दो शब्द हो गया। या उससे अधिक भी शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द यहाँ पे हम लोग समास में शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, उसी शब्द को हम लोग पद को बोल देंगे। तो हम लोग यहाँ पद का उच्चारण करना अच्छा होगा। तो समास में जब दो या दो से अधिक पद यानी शब्द को यहाँ पे शब्द को हटा दीजिए, पद मान ली पद ही रहने दीजिए। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं। तो ये सब वालों पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके आगे भी होता है 8 होते हैं। तो विभक्ति चिन्ह हो गया। विभक्ति चिन्ह का लोप कर, यहाँ पे देख रहे हैं रसोई के लिए, तो के लिए एक विभक्ति है। क्या है, के लिए एक विभक्ति है, इसका लोप हो गया। यहाँ पे हम लोग जब छोटा रूप बनाए तो इसका लोप हो गया, इसका हम लोग लोप कर दिए, तो यहाँ पे रसोई घर बन गया। तो चिन्ह का लोप कर, इसका लोप किए ना, चिन्ह का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, उस हम लोग यहाँ पे छोटा रूप बना लिए। तो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास या समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जो छोटा रूप बना उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसके हम लोग समासिक पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, समासिक पद, समासिक पद या समस्त पद या समस्त पद, समासिक पद या समस्त पद बोल देते हैं। तो समस्त पद या समासिक पद बोलते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। छोटा रूप हुआ जब दो या दो से अधिक पद हम लोग लिए ना पद, यहाँ पे शब्द का आना अच्छा नहीं होगा, उसी कारण से समास में पद ही कहा जाता है। शब्द को हम लोग समास में पद ही बोलते हैं। दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह देखें, यहाँ पे के लिए विभक्ति चिन्ह था। और देख लेते हैं हम लोग उदाहरण, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र को हम लोग राजपुत्र बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते क्या है, राजपुत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, राजपुत्र। क्या लिखते हैं, राजपुत्र, दोनों साथ में होता है। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह का है। विभक्ति चिन्ह क्या है, का है। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह को छोड़कर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी विभक्ति चिन्ह का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, राजा का पुत्र छोटा रूप बना, यहाँ पर रसोई घर छोटा रूप बना था ना। तो
छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। और जो समास बना हमारा उसी को हम लोग समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। समासिक पद इसको भी बोलेंगे समासिक पद या समस्त पद। इसको क्या बोलेंगे? समासिक पद बना या समस्त पद बना। जो ये बनता है, जो समास बनता है, जो छोटा रूप बनता है उसको हम लोग समासिक पद या समस्त पद बोल देते हैं। यहाँ पे राजा का पुत्र समासिक पद या समस्त पद है। अब हम लोग देखते हैं समास की कुछ विशेषता के बारे में। समास का विशेषता क्या होता है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। तो ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखते हैं समास की विशेषता के बारे में। समास का विशेषता क्या क्या होता है, अब हम लोग देखने वाले हैं समास की क्या विशेषता है। तो फर्स्ट विशेषता क्या है समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। जैसे हमने रसोई घर में बताया था, रसोई घर में क्या है, यहाँ पे दो पद था यानी शब्द था। पद को समास में हम लोग शब्द बोलते हैं। दो या दो से अधिक, इससे अधिक भी हो सकता है, उसका योग था। दोनों से योग से बना रसोई घर, दोनों साथ में होगा रसोई घर बना था। दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। तो फर्स्ट विशेषता समझ में आ गया, समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन दो पद था, इसके बीच में विभक्ति चिन्ह के लिए था। विभक्ति चिन्ह क्या था? विभक्ति चिन्ह के लिए था। तो के लिए का लोप हो चुका है यहाँ पे। के लिए का यहाँ पे लोप हो चुका है। के लिए यहाँ पे गायब हुआ और रसोई घर दोनों साथ में आ गया। तो पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और थर्ड क्या है, इस प्रकार के शब्द को समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। जैसे हमने बताया था, इस प्रकार के शब्द को समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? समासिक पद या समस्त पद बोल देते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समासिक पद या समस्त पद बोल देते हैं। तो थर्ड नंबर आप लोग को समझ में आ गया है, इस प्रकार के शब्द को समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। और फोर्थ क्या है, समस्त पदों में कभी दोनों पद, समस्त पद तो यही हुआ, समस्त पदों में कभी दोनों पद, ये पद, कभी दोनों पद, कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, और कभी दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। कभी दोनों पदों को छोड़कर कोई दूसरा पद होगा वो भी प्रधान हो जाता है, मतलब उसका भी काम होने लगता है, वो भी प्रधान हो जाता है। तो हमने देखे थे रसोई घर, यहाँ पे बीच में विभक्ति चिन्ह था, विभक्ति चिन्ह गायब होकर यहाँ पे दोनों का मेल हो गया, यहाँ पे रसोई घर बन चुका है जो फर्स्ट में था। और जो बीच में क्या था, दोनों शब्दों का तो लोप हो गया था। और उसी प्रकार से कन्या का दान, इसमें विभक्ति का है, तो यहाँ पे का गायब होकर यानी विभक्ति चिन्ह का लोप होकर डायरेक्ट कन्या का दान हो गया, कन्या दान हो चुका है। और फोर्थ उसमें था, कभी पहला पद, कभी दूसरा पद, और कभी दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये चार विशेषताएं थी। आप लोग का जो नोट्स मिलेगा उसमें 5 होगा और एक में 1 और 2 दोनों सेम होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में क्या है। नोट्स आप लोग का या मिल सकता है, टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिस्टर आर्या क्लासेस के नाम से टेलीग्राम क्या होगा, टेलीग्राम आईडी होगा, उसको आप लोग ज्वाइन करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। आप लोग को विशेषता यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं समास के टाइप की तरफ। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। उसके हम लोग अब टाइप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग संधि और समास में कुछ अंतर देखेंगे। समास का भेद देखने से पहले संधि और समास में अंतर देखते हैं। फर्स्ट है, समास में 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। हमें पहले ही देखे होते समास में 2 या 2 से अधिक पद था। जैसे पीताम्बर है, पीत और अंबर 2 पद है, तो यहाँ 2 या 2 से अधिक पद हैं। 2 है या उससे अधिक भी पद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, तो अधिक पदों का योग हो सकता है। जबकि संधि में वर्णों का योग होता है। समास में तो हम लोग देखेंगे पद का योग होता है, लेकिन संधि में वर्णों का योग होता है। इसी को हम लोग शब्द को या पद को वर्ण बोल देते हैं, उसका योग होता है। उसका योग होने से यहाँ पे संधि विच्छेद बनता है। संधि विच्छेद, पीताम्बर का संधि विच्छेद आप लोग करते हैं तो पीत प्लस अंबर करते हैं, तो यहाँ संधि विच्छेद समास में क्या होता है, पदों का योग होता है, लेकिन समास में पदों का योग होता है और संधि में वर्णों का योग होता है। वर्णों का यहाँ पे योग हुआ। और सेकंड क्या है, संधि में शब्दों को तोड़ अलग करने को विच्छेद कहते हैं। हम लोग संधि विच्छेद हम लोग करते हैं, यानी तोड़कर अलग करते हैं। संधि को विच्छेद करते हैं, विच्छेद यानी तोड़ना, तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। 2 शब्दों को तोड़कर अलग करने को हम विच्छेद करते हैं। समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। समास में इस क्रिया को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। जैसे समास का विग्रह हुआ, पीताम्बर, पीत और अंबर, पीत है, पीताम्बर का मतलब पीत है जिसका अंबर, पीत है जो अंबर को, उसको पीताम्बर कहते हैं। तो समास में क्या होता है, समास में विग्रह होता है, लेकिन संधि में विच्छेद होता है।
समास में दो से या अधिक पदों का योग होता है, जबकि संधि में वर्णों का योग होता है, उसे हम संधि बोलते हैं, उसे हम संधि बोलते हैं। वर्णों का योग होता है उसे हम संधि, और क्या होता है, पदों का योग होता है उसे हम समास बोलते हैं। और संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। तो आप लोग को ये समझ में आएगा, तो छोटा सा था संधि और समास में अंतर, 2 मिनट टाइम लगा तो इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ आप लोग को दिख नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे पदों का योग नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लाइट का कुछ प्रकाश जा रहा होगा, इफेक्ट कर रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट अभी तक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, अब संधि और समास में तो अंतर होगा, आप देखेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आएंगे, अपने टॉपिक तो था ही, तो हम भाषा थोड़ा सा पढ़ा दिए हैं। संधि और समास में कुछ बच्चे अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो संधि और समास में अंतर हो चुका। अब हम लोग देखने वाले हैं समास के भेद, समास कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए हम लोग अब समास के भेद को देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं समास के भेद। समास कितने टाइप के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप होते हैं अव्ययी भाव समास, और सेकंड होते हैं तत्पुरुष समास, और थर्ड कर्मधारय समास, और फोर्थ द्विगु समास, और फिफ्थ बहुब्रीहि समास, और लास्ट 6 नंबर द्वंद्व समास। तो ये सब 6 टाइप समास के होते हैं। कितने टाइप? 6 टाइप समास के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास होते हैं। तो समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को देखने वाले हैं। अव्ययी भाव समास होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास होता क्या है। अब हम लोग देखने वाले समास का फर्स्ट भेद क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद आप लोग जानते हैं समास में 2 पद होते हैं। जैसे हम लोग रसोई घर देखा था, रसोई पहला पद था और दूसरा क्या था? दूसरा पद था। रसोई पहला पद और घर दूसरा पद था, तो उसमें पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय पहले आप लोग शब्द लिख लीजिए, अव्यय लिख लिए। अब इसको हटा दीजिए अ को। व्यय मतलब क्या होता है? व्यय मतलब खर्च करना यानी एक्सपेंड करना। क्या होता है? खर्च करना। व्यय मतलब खर्च करना। तो व्यय करे, और लग गया तो मतलब नहीं खर्च करे। अव्यय का मतलब नहीं खर्च करे। अव्यय का मतलब जिसका व्यय नहीं होता है, यानी जो खर्च नहीं होता है, अर्थात जो हमेशा एक जैसा रहता है, उसका खर्च नहीं होता है, हमेशा एक टाइप में रहता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो यानी खर्च न हो। अव्यय का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यानी जैसे यहाँ पे प्रतिमास है, यहाँ पे प्रतिमासो थोड़ी ना होता है। प्रतिमास तो प्रति हो ही गया, तो प्रतिमासो थोड़ी ना होगा। प्रतिदिन हम लोग एक दिन को प्रतिदिन बोलते हैं। हर दिन यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन को हर दिन भी बोलते हैं या प्रतिदिन बोलते हैं। तो प्रतिदिनों यहाँ पे तो नहीं, वो प्रति लगाई हुआ है, यहाँ पे और प्रतिदिनों कर लीजिएगा। तो पहला पद अव्यय हो यानी चेंज ना हो, पहला पद यहाँ पे प्रति अव्यय हो। और जिससे बना समस्त पद, हम लोग देखे थे ना, रसोई घर समस्त पद हो गया या समासिक पद हो गया। समस्त पद क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो यानी वर्ब, क्रिया विशेषण यानी एडजेक्टिव होता है, और क्रिया यानी वर्ब होता है। जो क्रिया की विशेषता बताए यानी वर्ब की विशेषता बताए तो उसे हम एडवर्ब कह देते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यहाँ पे वही है उसका हिंदी या क्रिया विशेषण, यानी जो वर्ब की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, जो किसी क्रिया की विशेषता बता जाए, जो वहां पे काम कर रहा है उसकी विशेषता बता दे, क्रिया की विशेषता बता दे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रयुक्त उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब आपको समझ लेंगे। अव्यय का मतलब क्या होता है? यह लिंग वचन पुरुष काल कारक 5 व्याकरणिक कोटियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? लिंग वचन पुरुष काल कारक। यही आप लोग व्याकरण में यही 5 पढ़ते हैं, लिंग वचन पुरुष काल कारक। यही व्याकरणिक कोटियां के कारण रूप नहीं बदलता है, अवयव की तरह रहता है। रूप नहीं बदला तो अवयव की तरह रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रतिमास से प्रतिमासों नहीं होगा, प्रतिदिन से प्रतिदिनों नहीं होगा, यथाशक्ति से यथाशक्तियों नहीं होगा, यथासंभव से यथासंभव संभव नहीं हो सकता है। यानी एक जैसा रहता है, अवयव की तरह रहता है और क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर आप लोग को इतना कुछ समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक क्या है? जो यथा या प्रति या बे या भर, जो शब्द यानी जो
पद यानी पहला पद यथा प्रति बे भर से शुरू हो उसे हम अव्ययी भाव समास कर देंगे। आप लोग अगर भूल जाते हैं इतना शब्द को अगर भूल जाते हैं तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, कितना, बस 4 अक्षर को ध्यान रखता है। अगर यथा प्रति बे भर से शुरू हो उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा से शुरू होगा ये अव्ययी भाव समास हुआ। यथासंभव, यथा से शुरू होगा अव्ययी भाव समास हुआ। अप्रति, प्रति यानी प्रतिमास, प्रति से शुरू हुआ तो अव्ययी भाव समास हुआ। प्रतिदिन, प्रति से शुरू हुआ प्रतिदिन हुआ तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया। तो आप लोग इस ट्रिक के मदद से आप लोग देख सकते हैं। इतना अगर कुछ समझ में नहीं है, अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक के अलावा ट्रिक कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रिक के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ अलग रहते हैं, ट्रिक पर बैठते ही नहीं है। तो वही है, इसको समझ लीजिए जो तो ट्रिक समझना आसानी होगा और ट्रिक को समझ जाते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत फायदा हो सकता है। आगे के लिए पढ़ना है तो यहाँ पे जो परिभाषा दिया हुआ उस परिभाषा को देख सकते हैं। तो एग्जाम के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है यथा प्रति बे भर से शुरू हो उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। तो यथा से होगा यथासंभव, यथाशक्ति, प्रति से प्रतिदिन, प्रतिमास, और बे से बेरहम बेलाग, बे से बेरहम बेलाग जो यहाँ पे हम लोग को उदाहरण दिया हुआ है बेरहम बेलाग, और भर से पेट भर या रिभर्सक, भर से क्या हो गया पेट भर और रिभर्सक। तो आप लोग इस सब को ध्यान में नहीं रखते एग्जाम के लिए, यही आप लोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यथा प्रति बेभर को हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। और यहाँ पे खंड खंड, यहाँ पे आप लोग खंड खंड देख लीजिएगा, खंड खंड को अव्ययी भाव समास करते हैं। और ये धीरे धीरे यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह, इसको हम लोग योजक डैश को योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन दोनों अक्षर सेम है, खंडो खंडो नहीं, तो खंड खंड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए खंड, यहाँ पे खंड बना लिए, यहाँ खंड 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 खंड, खंडो खंडो थोड़ी ना बोलते हैं, खंडो 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 खंड। देखो तो धीरे धीरे चलना है तो धीरो धीरो थोड़ी ना बोलते हैं, धीरे धीरे नहीं बोलते। यहाँ पे इसका विशेषण नहीं होता है, यानी बहुवचन में चेंज नहीं हो सकता है, तो उसे हम यानी अवयव की तरह रहता है, चेंज नहीं हो सकता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कह देते हैं। यानी और भी हो सकता है, घर घर भी हो सकता है, घर 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 घर, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। आप लोग एक यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है आप लोग को, यथा प्रति बे भर से शुरू हो उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। इतना कुछ जनरल लेने से अच्छा है यहाँ पे एक ट्रिक, यथा प्रति बे भर से शुरू हो उसे हम अव्ययी भाव समास करते हैं। तो अव्ययी भाव समास आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोग का। अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास, जो सेकेंड टाइप है समास का, तत्पुरुष समास है, उसको अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता क्या है, और तत्पुरुष समास में हम लोग देखते हैं जिस समास में अंतिम पद यानी उत्तर पद, अंतिम पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम लोग रसोई घर बताए हुए थे, इसमें रसोई घर हम लोग देखे हुए थे उस समय। तो इसमें क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग उत्तर पद बोल देते हैं। ये अंतिम पद है ना, इसको हम लोग उत्तर पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पद। इसको हम लोग उत्तर पद बोलते हैं, उत्तर पद। इसको पूर्व पद बोलते हैं, यानी पहला पद को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद। तो उत्तर पद की प्रधानता रहती है, यानी पीछे वाला पद की, अंतिम पद की प्रधानता रहती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का अंतिम पद की प्रधानता रहती है। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता रहती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद की प्रधानता रहती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका पहचानने का तरीका क्या है, तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका क्या है, दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति लुप्त रहती है। दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति जो है ना, कारक की विभक्ति बताते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब की जो विभक्ति, कर्ता ने तो विभक्ति ने है उसका, तो सब लुप्त रहती है। जैसे यहाँ पे राजा का पुत्र है, राजपुत्र है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये विभक्ति चिन्ह है, तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे गायब हो गया तब ना यहाँ पे समास बना, तो इसकी विभक्ति चिन्ह लुप्त रहती है, गायब रहती है। तो यहाँ पे इसको हम कौन सा समास बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। दानवीर, दान में वीर, दान में वीर, दान में वीर, यहाँ पे में गायब है, विभक्ति चिन्ह गायब है, तो इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कामचोर, काम में चोर, काम में चोर, इसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। सेना का पति, यहाँ पे हो जाएगा सेना का पति, सेनापति। कन्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान। मुंह का चोर, मुंह चोर। माखन का चोर, माखन चोर। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्रोदय। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह गायब रहे, तो इसको सबसे आसान तरीका है, तत्पुरुष समास सबसे आसान है। तो
यहाँ पे विभक्ति चिन्ह गायब रहेगा, जहाँ पे आप लोग देखिएगा विभक्ति चिन्ह गायब रहेगा उसको हम तत्पुरुष समास डायरेक्ट बोल देंगे। विभक्ति चिन्ह गायब तत्पुरुष समास आ गया। विभक्ति चिन्ह 7 होते हैं, उसमें ने तो कहीं आता नहीं है, यहाँ पे हो नहीं सकता कन्या ने दान, तो कर्ता ने और लास्ट वाला अपदान हे अरी वाला वो वाला नहीं आता है किधरो। तत्पुरुष समास में वो दोनों नहीं आता है, तो 20 का कितना हुआ 6 हमेशा यूज होते हैं। तो यहाँ पे राजा का पुत्र राजपूत, दान में वीर, काम में चोर, कामचोर। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास यही है, सबसे आसान है। तत्पुरुष समास सबसे पहचानने का तरीका भी सबसे आसान है। इसमें का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो गायब रहेगा, उसे हम तत्पुरुष समास कर देंगे। तो तत्पुरुष समास आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तत्पुरुष समास का ले लीजिए। तो तत्पुरुष समास से यहीं पे खत्म हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे तत्पुरुष समास से आगे थर्ड वाला। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं द्विगु समास। फर्स्ट हम लोग देखे हैं अव्ययी भाव समास, सेकंड देखे हैं तत्पुरुष समास। फर्स्ट अव्ययी भाव समास में था जो यथा प्रति व्यय भर से शुरू हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये ट्रिक के अनुसार था, और लॉन्ग हम जितना लिखे हुए थे वो थोड़ा लॉन्ग था, या आप लोग ट्रिक के अनुसार ही देख सकते हैं। यथा प्रति व्यय भर से शुरू हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या था, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह गायब रहता था, विभक्ति चिन्ह गायब रहे उसे तत्पुरुष समास। अब हम लोग द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में बहुत आसान है। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास में पूर्व पद यानी पहला पद यानी अंतिम पद यानी उत्तर पद यानी पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक हो गया उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पहचानने का तरीका भी यही है, संख्यावाचक हो जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास होता कहते हैं, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, और दो मतलब संख्या है दो, 1 2 3 4 10 15 20 50 100 200 500 1000, कुछ भी संख्या ही ना दो, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सब संख्या है। तो जितना भी संख्या है, अब लोग पूर्व पद में देख लीजिएगा संख्या है यानी कौन सा समास है, द्विगु समास है। जैसे देख लीजिए पंचपात्र, पंच यानी पांच संख्या है, तो यहाँ पे द्विगु समास। पंचपात्र क्या हो गया, द्विगु समास। पंचमुख, पंच यानी 5, मुख तो 5 का मुख को हम लोग पंचमुख कर सकते हैं, तो ये द्विगु समास। नवरात्रि, नौ यानी 9, रात्रि यानी रात, नवरत्न यही है 9, त्रिलोक यानी 3 यानी 3, त्रिभुवन 3 यानी 3, त्रिकाल, त्रिमाही, अठन्नी 8, चौवन्नी, त्रिमाही, तिकोना। ये सब आगे क्या आ रहा है, सबके पूर्व पद यानी पहला पद सबका संख्यावाचक है, संख्यावाचक उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास सबसे आसान है, जितना भी आप लोग समास पढ़िएगा ना 6 टाइप का समास, उसमें सबसे आसान द्विगु समास है। द्विगु समास को पहचानने में कोई झंझट नहीं है। आप लोग के एग्जाम में आएगा द्विगु समास क्या है, आप लोग अगर देखिएगा पंच लिखा हुआ है यानी 5 लिखा हुआ है यानी संख्या है, तो हम लोग क्या समझेंगे, द्विगु समास है। संख्या है मतलब द्विगु समास है। तो हम लोग का द्विगु समास यहाँ पे खत्म हुआ। आप लोग पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। द्विगु समास हम लोग यही था, द्विगु समास हम लोग खत्म हो गया, सबसे आसान समास यही था। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कौन सा बाकी है, कर्मधारय समास। 3 समास हुआ और 3 समास और बाकी है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, जिस समास का पहला पद हम लोग जानते हैं, पहला पद यानी पूर्व पद, पहला पद यानी पूर्व पद, नवयोग का पहला पद नव यानी पूर्व पद, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, अथवा एक पद उपमान यानी पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। क्या है, पहला पद विशेषण यानी विशेषण का मतलब क्या समझे, एक पहला पद विशेषण है। कमल क्या है, कमल नीला है, जो कमल उसको हम नील कमल को बोल सकते हैं। तो कमल है लेकिन कैसा है, नील है, नीला है, तो इसका विशेषण हो गया। विशेषण क्या हुआ इसका, नीला इसका विशेषण हो गया। कमल का विशेषण क्या हुआ, नीला। युवक है लेकिन विशेषता उसका क्या है, सब कोई युवक है लेकिन उसमें कुछ ना खासियत होता है, खासियत यानी विशेषता। कैसा है, नया है यानी नव युवक, इसमें कुछ खासियत हो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। यानी एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। एक पद इसका विशेषण क्या है, नीला है, तो ये नील यहाँ पे क्या है, नील विशेषण है, यहाँ पे नील विशेषण और कमल विशेष्य है। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद, एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। एक पद क्या है, उपमान है, दूसरा पद उपमेय है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में बहुत किसी का डिफरेंस समझ ही नहीं पाते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या था, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह गायब रहता था, विभक्ति चिन्ह का लोप होता था, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ विशेषता बताई जा रही है, विशेषण या विशेष्य के बीच में संबंध है कुछ ना कुछ। तो कमल कैसा है, नीला है कमल, तो यहाँ पे एक विशेषता है से नीला है। नया है, युवक है लेकिन क्या है, नया है। पुरुष है लेकिन क्या है, महान है। कंठ है,
लेकिन नील के समान कंठ है, मुख है लेकिन चंद्र के समान मुख है, कमल है लेकिन चरण के समान कमल है। तो यहाँ पे विशेष विशेषण तथा उपमा उपमेय का संबंध होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, उसे हम क्या कर्मधारय समास बोलते हैं। तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में सबसे पहले क्या होता है, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। लेकिन कर्मधारय समास में, कर्मधारय शब्द में विशेष विशेषण उपमा उपमेय को दिखाया जाता है। विशेष विशेषण उपमा उपमेय को हम लोग कर्मधारय समास करते हैं, यानी कमल, नील के समान कमल। इसी कारण इस पर हम जोर देकर पढ़ा रहे हैं कि यानी आप लोग को तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में अच्छा से डिफरेंस समझ में आए। तो आप लोग समझ गए होंगे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास होता क्या है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास भी खत्म हुआ, यानी यह हम लोग का 4 टाइप कर्मधारय समास था, वो कर्मधारय समास खत्म है। आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे, या अभी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग का खत्म हो गया कर्मधारय समास। हम लोग आगे चलते हैं, आगे कौन सा समास है, आगे द्विगु समास हो चुका है, अब लोग हम द्वंद्व समास की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम लास्ट में हम लोग बहुब्रीहि समास देखेंगे, उसके बाद हम लोग का समास खत्म होगा। और उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे और आप लोग से पूछा जाएगा कौन सा समास है, आप लोग बताइएगा क्या होगा। अब पूरा तो पढ़ाई हो चुका होगा, तो हम कुछ देंगे, उदाहरण देंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है समास को पढ़ने के बाद, पूरा समास को कवर करने के बाद, और हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या खत्म हुआ, यहाँ पे हम लोग का कर्मधारय समास खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, एक पद एक पद है, दोनों पद की प्रधानता हो और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। दोनों पद की तो प्रधानता और दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह, इसी को हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जहां भी दिखे वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक चिन्ह जहां भी दिखे वहां द्वंद्व समास। बट दोनों, अगर दोनों सेम से हो, यहाँ दाल दाल हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताए थे खंड 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 खंड, ये अव्ययी भाव समास में हमने बताया था। धीरे 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 ये सब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोनों पद की प्रधानता, इसमें तो एक पद की ना प्रधानता है, खंड ये भी है खंड ये भी है, तो इसमें एक पद कौन होगा, एक पद की प्रधानता हो। लेकिन द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता हो, बीच में योजक चिन्ह हो। योजक, इसमें भी योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ये नहीं मार दीजिएगा। अगर इसमें योजक चिन्ह है तो ये भी क्या, द्वंद्व समास मार दीजिएगा। ये अव्ययी भाव समास है, ये खंड खंड और धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है। योजक चिन्ह इसमें भी है, योजक चिन्ह इसमें भी होगा, लेकिन ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास होगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और पद की प्रधानता और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। इस समास को विग्रह में, इस समास के विग्रह में और तथा एवं या अथवा, और तथा एवं या अथवा, ये चारों आए, 1 2 3 4 5, पांचों आए, यानी दाल और भात। हम लोग लिखते हैं ना दाल भात को दाल और भात, अन्न जल को अन्न और जल, अन्न और जल। तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में और आ रहा है, और तथा एवं या अथवा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बीच में ये क्या क्या आएगा, इतना 5 शब्द आएगा तो उसे हम द्वंद्व समास कह देंगे। या बीच में योजक चिन्ह रहेगा, योजक में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वही अव्ययी भाव समास के थोड़ा सा, लेकिन वो एग्जाम में पूछता नहीं है अव्ययी भाव समास ऐसा करके। लेकिन पिछले साल एग्जाम में पूछ दिया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया था, इसमें दे दिया था खंड खंड या धीरे धीरे कुछ करके था, लेकिन वो कुछ बच्चे गलत मार लिए थे, उसको मार दिए थे द्वंद्व समास, लेकिन वो होता अव्ययी भाव समास। अगर देख लीजिएगा खंड इधर भी है खंड इधर भी है, तो ये सीधा चला जाएगा अव्ययी भाव समास में। लेकिन अलग अलग दोनों है, पहचानने का ट्रिक हम बता रहे हैं, अलग अलग दोनों है, तो इसको मार दीजिएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आ गया समझ में, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास में याद रखिएगा, द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन द्विगु समास में क्या होगा, वो संख्यावाचक रहेगा, उसका पूर्व पद संख्यावाचक होगा, उसे हम द्विगु समास। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह रहेगा। और अव्ययी भाव समास में यथा प्रति व्यवहार या अव्ययी भाव समास, और जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब रहे उसे हम क्या, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। और कर्मधारय समास कहेंगे, किसे कहेंगे, उपमा उपमेय विशेष विशेषण। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था यहाँ पे, एक उदाहरण में हमने बताया था क्या, नीलकमल, नीला है जो कमल, उसको मैंने बताया था, नीला है जो कमल नीलकमल होता है। तो वहाँ पे क्या था, विशेष विशेषण, नीला है कमल, वहाँ पे विशेषता था, कमल का विशेषता था नील। तो आप लोग डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे, 5 टाइप हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग छठे टाइप की तरफ चलते हैं, जो हम लोग का बहुब्रीहि समास है। वो भी कोई हार्ड नहीं है, उसके बाद हम लोग का समास खत्म हो जाएगा और हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं अव्ययी भाव नहीं, बहुब्रीहि समास की तरफ।
लास्ट अब है हम लोग का बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दशानन, दशानन में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है। कोई बाहर से आया वो शब्द प्रधानता हो जाता है और वह अपने मनमौजी काम चलाने लगता है। अगर कोई घर में पहले से आदमी रह रहा है, उसका वो घर में कोई प्रधान नहीं है और बाहर से आया कोई पद प्रधान हो जाए तो गुस्सा आएगा करेगा। तो इसमें भी वही है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन जो दूसरा के बाहर से आया वो पद प्रधान हो जाता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कोई भी पद प्रधान हो जाता है बाहर से आकर, जैसे दशानन। आप लोग देखिएगा दशानन हम किसको बोलते हैं? दशानन हम लोग किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। रावण को दशानन बोलते हैं ना। यहाँ पे देख रहे हैं दशानन तो पहले से था, इसका नाम दशानन। दशानन में कुछ ढूंढना चाहिए था, लेकिन रावण, इसको हम दशानन को अब क्या बोल रहे हैं? रावण। तो बाहर से आएगा कि नहीं रावण? तो यहाँ पे बाहर से आकर शब्द प्रधान हो गया। अब दशानन को हम लोग रावण बोलने लगे, तो बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान हो उसे हम क्या बोल देंगे? बहुब्रीहि समास कह देंगे। तो बहुब्रीहि समास में ही होता है, बाहर से कोई आया प्रधान हो गया। जैसे लंबोदर, लंबोदर को हम क्या बोलते हैं? गणेश बोलते हैं। गणेश जी लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो यानी पेट लंबा हो, लंबोदर। पंकज, पंकज को क्या बोलते हैं? कमल, कमल यानी पंकज होता है। यहाँ से देख रहे हैं सब कुछ बाहर से आकर सब प्रधानता ले रहा है, सब अपने आप को प्रधान समझ रहा है, सब अपने आप को देश चलाने वाला समझ रहा है। कमल। दशमुख, ये भी रावण को ही दशमुख बोलते हैं, रावण को ही दशमुख बोले। चंद्रमौली, शंकर जी को चंद्रमौली बोलते हैं कि नहीं? देख लीजिएगा जितने भगवान के नाम होंगे, इसमें पहचाने का कोई ट्रिक है, जितने भी भगवान के नाम होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं होंगे परीक्षा में, लेकिन ज़्यादातर भगवान के नाम ही पूछे जाते हैं। तो सब कितने क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर, ये भी शंकर जी को बोलते हैं। स्वयं सेवक, अपने को सेवा करने वाला। तो ये सब क्या है? सब बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो आप लोग समझ गए 6 टाइप के समास कौन कौन से? फर्स्ट अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, और थर्ड द्विगु समास, और फोर्थ कर्मधारय समास, और फिफ्थ का द्वंद्व समास, और सिक्स्थ बहुब्रीहि समास जो हम लोग अभी ने लास्ट देखा। तो अव्ययी भाव समास में क्या था? फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या था? अव्ययी भाव समास में यथा प्रति बेभर से शुरू हो अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में बीच में विभक्ति चिन्ह गायब रहता है, तत्पुरुष समास। और द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग, उसे हम द्वंद्व समास। कर्मधारय समास में क्या था? नील कमल कर्मधारय समास, जिसमें विशेष विशेषण उपमा उपमेय हो उसे कर्मधारय समास, जैसे नील कमल था। और बहुब्रीहि समास में क्या है? भगवान का नाम होगा उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो यही है, दोनों पद, कोई भी पद प्रधान हो या बाहर से अगर कोई शब्द प्रधान हो जाता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो ये था हम लोग का 6 टाइप का समास। समास हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोग किधर जाइएगा नहीं, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी हम लोग आप लोग से एक उदाहरण लिखेंगे बोर्ड पे, आप लोग बताइएगा ये कौन कौन से समास है। तो हम लोग चलते हैं, अब उदाहरण दिखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ उदाहरण। कुछ उदाहरण आप लोग को दिया गया से आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। आप लोग 6 टाइप के समास पढ़ चुके हैं, तो उदाहरण हम दे रहे हैं तो कुछ आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। आइए उदाहरण को देखते हैं। बताइए आप लोग, प्रतिमास कौन सा समास है? जल्दी से। अपादमस्तक कौन सा समास है? महापुरुष कौन सा समास है? प्रतिमास कौन सा समास है? आप लोग को याद होगा अव्ययी भाव समास में क्या बस बताए थे? प्रति यथा प्रति बेभर, यथा प्रति बेभर से शुरू हो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। देखिए तो यहाँ पे प्रति है, यथा प्रति, प्रति है तो अव्ययी भाव समास, ये अव्ययी भाव समास। अपादमस्तक, अपाद मस्तक, और ये लॉन्ग आप लोग पढ़े होंगे तो ये फायदा होता। अगर आप लोग तो इसमें कंफ्यूज हो गए, इसमें तो ना यथा है, ना प्रति है, ना बे है, ना भर है, तो इसमें क्या है? तो ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास। ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, ये भी अव्ययी भाव समास है। आप लोग फिर से जाकर क्या पढ़ लीजिएगा? अव्ययी भाव समास पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग अपाद मस्तक अव्ययी भाव समास कैसे है नहीं समझ में आया तो यहाँ पे महापुरुष क्या है? महापुरुष, महान है जो पुरुष। महापुरुष क्या है? कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। महान है जो पुरुष, पुरुष लेकिन सब है, लेकिन कैसे होते हैं? महान है, पुरुष में ही महान है, तो अभी क्या? कर्मधारय समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है। शंकर जी को चंद्रशेखर बोलते हैं। चंद्रमौली, ये भी बहुब्रीहि समास है क्योंकि शंकर जी को बोलते हैं। कपड़ा लता, यहाँ पे देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है। कपड़ा लता कौन सा समास हो जाएगा? कपड़ा लता कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कपड़ा लता। खंड, खंड, यहाँ पे योजक चिन्ह है, बट क्या है? बट यहाँ पे क्या है? ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब बताइए, ये अव्ययी भाव समास, याद रखिएगा, खंड खंड है, अव्ययी भाव समास। कपड़ा लता ये द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्विगु समास में तो संख्यावाचक होता है, याद रखिए, ये द्विगु समास। पंचपात्र द्विगु समास होगा। लोटा डोरी क्या है? लोटा डोरी
लोटाडोरी द्वंद्व समास। राजपुत्र क्या तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र, विभक्ति चिन्ह गायब है। बेरहम यथा प्रति बेभर, बेरहम अव्ययी भाव समास। देखिए अब यथा आ गया, यथा प्रति बेभर अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, धीरे धीरे बताइए जल्दी से क्या होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अव्ययी भाव समास और ही किसमें, द्विगु समास, द्वंद्व समास में, द्विगु समास, द्वंद्व समास में तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे दोनों सेम है। और दानवीर, दान में है जो वीर, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। दान में है जो वीर, कर्मधारय समास। तो आप लोगों का कुछ रिवाइज होगा, ऐसे आप लोग के पास कुछ होगा तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, या आप लोग बोलिएगा तो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ रिवाइज कर लीजिएगा क्या क्या है। इस सब का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम लोग का आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। क्या हम लोग पढ़े, आज हम लोग समास का पढ़ाई हुआ है, जो अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं समास। अगर इस सब का PDF चाहते हैं जो हम लोग पीछे पढ़े, तो आपके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या मिस्टर आर्या क्लासेस, जो हमका टेलीग्राम मिस्टर आर्या क्लासेस टेलीग्राम लिंक है, जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा। मिस्टर आर्या क्लासेस टेलीग्राम लिंक हो, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। वहाँ पे आप लोग को PDF सबका मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक को अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन और साथ में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाता है तो वीडियो जरूर पहुँच जाएगा। और साथ में लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ये जितना समाज पढ़ाई हुआ है कुछ दोस्तों को भी फायदा हो सकता है, तो दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।